स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें आपको दिखाते हैं हर खबर के पीछे छिपी एक असल खबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। और बुलेटिन में आगाज आज हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो राजधानी रायपुर के लिए, रायपुर वासियों के लिए वाकई एक बड़ी चिंता का सबब है। राजधानी के फाफाडीह में एसबीआई के सेवा केंद्र में लूट की जो वारदात हुई और उसकी जो तस्वीरें सामने आई, हर कोई इन तस्वीरों को देखकर सहम गया। सफेद टी शर्ट पहना एक शख्स, काउंटर के पीछे बैठा दूसरा शख्स जो अपने काम में बिजी है। सफेद टी शर्ट वाला शख्स बेहद सावधानी से हथौड़ा निकालता है और बिना देर किए काउंटर के पीछे शख्स पर ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। एक के बाद एक हथौड़े से 3 बार करता है। काउंटर के पीछे बैठा शख्स हथौड़े के वार से बेहोश हो जाता है। इसके बाद आरोपी बाहर झांकता है, वापस लौटता है और फिर कैश रखने वाले दराज को खोलने की कोशिश करता है। आरोपी काउंटर के पीछे आता है, कैश निकालता है और फरार हो जाता है। लूट की ये तस्वीरें रायपुर के फाफाडीह की हैं, जहां एसबीआई सेवा केंद्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राहक बनकर आए लुटेरे की अब तक पहचान नहीं हो पाई। तो ये तस्वीरें हर किसी को डराती हैं। तस्वीरें आपने देखी, दरिंदगी की सारी हदें पार होते हैं आपने देखी। खबर राजधानी के लिए चिंता की बात है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ गए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा इस बात को डिकोड कर लें। किसी भी प्रदेश की राजधानी को उस प्रदेश का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है और ऐसे में दिन दहाड़े फाफाडीह जैसे व्यस्ततम इलाके में अगर इस तरह का हीनियस क्राइम होगा और इस तरह से होगा, यानी अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस बात की मिसाल इस तस्वीर से दी जाएगी। इस घटना से पुलिस के सुरक्षा के दावों पर सवाल उठे। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब राजधानी का दिन के वक्त का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या होगा, रात की परिस्थितियां, शाम की परिस्थितियां क्या होंगी। कुल मिलाकर पुलिस विभाग के लिए यह घटना एक तरह से आपराधिक मानसिकता रखने वालों की ओर से एक चुनौती भी है, एक अलार्म भी है। पुलिस विभाग को राजधानी समेत पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में एक बार जरूर रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वाकई जमीन के ऊपर कुछ ठोस कदम उठाए जा सके। चलिए, ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें थीं जिन पर चिंता करना जरूरी था, इसीलिए बुलेटिन की शुरुआत की इससे। खबर अब मध्य प्रदेश से। वहां भी 2 तस्वीरें ऐसी सामने आई जो मन को डराती भी हैं, विचलित भी करती हैं, थोड़ी पीड़ा देती। मध्य प्रदेश में इस वक्त बारिश के बाद बने हालात से निपटने के लिए पूरी सरकार एक्शन मोड में होने का दावा करती है, लेकिन इस बीच प्रशासन की मुस्तैदी के दावों का क्या, देखें आप। मध्य प्रदेश की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां नाले को पार कर घाट पर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो दूसरी तस्वीर बैतूल जिले की, जहां एक शख्स अपनी बीमार पत्नी को बैलगाड़ी पर लिटाकर उफनती नदी को पार कर रहा है। अब बात करते हैं पहली तस्वीर की। ये तस्वीर भोपाल के नजीराबाद के मैनपुरा गांव की है। सोमवार को बारिश के बीच प्रसव पीड़ा होने पर महिला को कुछ इस तरह तिरपाल से ढांककर खाट पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तस्वीर की बात करें, जो बैतूल के बोड़ रैयत चिरा पाटला गांव से जिला अस्पताल ले जाने के लिए भाजी नदी पार करते परिवार की है। बारिश के कारण इन दिनों नदी उफान पर है। गांव के दयाराम इवने की पत्नी सुखमनी उल्टी दस्त से पीड़ित थी, इसीलिए बैलगाड़ी से ही नदी पार करना पड़ा। दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं, मसलन एम्बुलेंस व्यवस्था, सड़क सुविधा और आपदा प्रबंधन की पोल खोलने के लिए काफी हैं। तो साहब, ये तस्वीरें कहीं भी जहां अतिवृष्टि हो दिख सकती हैं, ऐसे लॉजिक आप सुनते होंगे और इस बार भी कुछ जगह सुनने को मिले। लेकिन आजादी के 75 साल बीत गए हैं और ऐसी तस्वीरें वाकई मन को भारी करती हैं। ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं, इसके पीछे का मैसेज क्या होता है, इसको भी डिकोड करें।
पहली बात जो समझ आती है कि आजादी के इतने साल बाद भी कई सरकारें आई गईं, लेकिन अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कम से कम जैसे दावे वैसे तो बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी। सड़क, पुल, पुलिया, ये सब बुनियादी फैसिलिटी हैं जो लोगों को सरकार दे नहीं पाई, ये साफ दिख रहा है। एक बात और, मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से एमपी सरकार के आपदा प्रबंधन को लेकर जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं उसकी पोल खोल दी। सरकार कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन अमला कितना मुस्तैद है वो दिख गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ध्यान देने की अब भी जरूरत है। कम से कम सड़क, पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध कराएं, क्योंकि ऐसे हालात में किसी एक की भी जान अगर सांसत में आती है, अगर एक भी जान इस तरह से जाती है तो वाकई ये पूरे सिस्टम का फेलुअर माना जाएगा। चलिए अब आते हैं पार्टियों की स्थिति पर। भारतीय जनता पार्टी से आपको याद होगा पिछले दिनों एक नेता निष्कासित हुए, प्रीतम लोधी, लेकिन उनकी जुबान अब भी रुकी नहीं। एक बार फिर से प्रीतम लोधी ने बागेश्वर धाम सरकार, उसके धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जो उनको फिर सुर्खियों में, विवादों में लाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और लोगों ने इनको भगवान मान लिया। अगर ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं तो निश्चित ही समाज के अंदर जहर फैलेगा। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, विरोध हुआ, इसके बाद में उनको पार्टी ने बाहर किया। इसके बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने कथा के मंच पर ही उनको अपशब्द कहे थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको कम से कम अपनी वाणी, अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए अपने लोगों के बीच में। लेकिन ये उसका जवाब जिस अंदाज में, जिन शब्दों में आया, वो भी हम यहां दोहराना नहीं चाहते, वो भी कतई उचित नहीं माना जाएगा, वो भी बेहद आपत्तिजनक है। धीरेन्द्र जी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन आकर मिल ले और मुलाकात करे मुझसे, और सामने मुलाकात कर ले, फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ले कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है। तो एक तो पहले से एक विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते आप एक कार्रवाई झेल रहे हैं। उस कार्रवाई के बाद में जो प्रतिक्रिया आई उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया ऐसी कि इस पर विवाद रुके नहीं। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये आप समझ गए। सवाल ये उठता है कि पहले ब्राह्मणों पर विवादित बयान, फिर उसके बाद माफी, कार्रवाई भी, अब फिर से एक संत को खुलेआम धमकी। इस तेवर के आखिर क्या मायने, क्यों ये सब हो रहा है? चलिए इस बात को भी समझते हैं। प्रीतम सिंह लोधी ओबीसी महासभा का समर्थन इनको मिल चुका है और एक बार फिर से प्रीतम सिंह लोधी के तेवर बदले हैं, आक्रामक हैं। प्रीतम सिंह लोधी एक ऐसे नेता हैं जो अपने विवादित व्यवहार और बयानों के लिए जाने जाते रहे। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रीतम सिंह लोधी शायद अपने व्यवहार में बदलाव करना नहीं चाहते। पार्टी ने भले ही उन पर एक्शन ले लिया हो, कार्रवाई कर दी हो, लेकिन इसके बाद भी प्रीतम सिंह लोधी का ऐसा बयान ये जताता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद इस तरह के विवादों और बयानों से ही वो अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये कितना आगे जा पाएगा और किस हद तक इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ावा मिलता, ये भी हम देखेंगे। खबर बीजेपी से जुड़ी है, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ी है और छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जिसकी राजधानी रायपुर में आज प्रदर्शन किया गया। जमकर प्रदर्शन हुआ, बेरोजगारी मुद्दा था और विपक्ष ने एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत दिखाई। ये नजारा रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बेरोजगारी के मुद्दे पर जंगी प्रदर्शन का है। इस प्रदर्शन के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कई लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ा। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। घेराव से पहले नगर निगम मुख्यालय के सामने एक बड़ी सभा हुई, जिसमें डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन, तेजस्वी सूर्या के साथ प्रदेश के सभी दिग्गज बीजेपी नेता शामिल हुए। आज तक जितने भी सरकारी वैकेंसीज हैं, उन सभी वैकेंसीज को पारदर्शक रूप में 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से भर्ती करना ही है भूपेश भाई। एक हाथ में गंगा जल लेकर, दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लेकर जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा किया था आप सबको, उसका जवाब आज आपको मांगना पड़ेगा। बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे 45 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 45 महीना हो गए, 45 महीना युवा मन के
12,000 करोड़ रुपया के कर्जा ये भूपेश बघेल लागा थे। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी के इस जंगी प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखा। 4 साल में पहली बार बीजेपी के तेवर इतने कड़े दिखाई पड़े। तो दिन भर इस बात की चर्चा चलती रही कि आज विपक्ष दिखा, सड़कों पर दिखा, एकजुट दिखा, उसकी यूथ विंग की ताकत दिखी, मुद्दा जनता से जुड़ा था। अब इसमें जनता कितनी जुड़ी, ये शाम तक बहस होती रही। सत्ता पक्ष ने कहा इसमें जनता नहीं थी, विपक्ष कहता रहा इसमें आम जनता थी। आज बीजेपी ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया, लिहाजा आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप के नाम भी रहा। आज कांग्रेस बीजेपी के बीच में कैसी बयानों की आंधी चली, देखें आप। आज बीजेपी और भाजयुमो ने भव्य प्रदर्शन किया। बीजेपी और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस को घेरने की कोशिश की। आज बीजेपी के प्रदर्शन के बहाने जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया कि भूपेश बघेल दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज हैं, जिन्होंने युवाओं को ठगा, युवाओं का मजाक बनाया, युवाओं के सपनों उम्मीदों की हत्या की। एक नारा भी दिया, युवाओं से छल, कांग्रेस न रहेगी कल। इसी तरह पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर युवाओं को नशे में डुबा देने का आरोप लगाया। पर ये भूपेश बघेल हमारे नौजवानों को लालच देकर उनको नशे के आदोश में डुबो रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उन्हीं की भाषा में अगर मैं पूछना चाहूं तो 8 साल में केंद्र सरकार ने अपना कितना वायदा पूरा किया, इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने आज का दिन सियासी लिहाज से अपने नाम कर लिया। सीएम हाउस के घेराव के बहाने एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट करने में बीजेपी कामयाब दिखी। तो आपने देखा कि बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया। इसे पूरी तरह से भव्य स्वरूप देने की कोशिश की। आखिर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है इसके जरिए, जरा डिकोड करें। बीजेपी चाहती है कि वो कांग्रेस सरकार को यह बता सके कि बीजेपी की सियासी जमीन अब भी मजबूत है, भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी वो जनता के बीच है। बीजेपी आम जनता तक यह संदेश देना चाहती है कि भूपेश सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है। तेजस्वी सूर्या, डी पुरंदेश्वरी जैसे नेताओं की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेता हर हाल में छत्तीसगढ़ में सत्ता की वापसी चाहते हैं और इसके लिए इकाई के साथ खड़े। अगले साल चुनाव हैं और यह भी तय है कि बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर अब लगातार प्रदर्शन करेगी, जैसा उसकी घोषणा है, ताकि जनता के सामने वो एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को पेश कर पाए। प्रदर्शनों के माध्यम से बीजेपी भूपेश सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी कर रही है, जो आज भी दिखाई पड़ा है। चलिए अब इसमें आम जनता का कितना साथ है, आम जनता के कितने मुद्दे हैं, आम जनता कितना इन प्रदर्शनों से खुद को एसोसिएट जोड़ पाती है, यह जनता का जवाब जरूर बीजेपी भी जानना चाहती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। 7 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चलने वाली यात्रा 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। कांग्रेस ने इसकी तैयारी कर ली है, बीजेपी इसको लेकर के तंज कस रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले साल एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि जिन जिलों से यात्रा गुजरेगी वो आदिवासी और दलित बहुल है। राहुल गांधी की एंट्री बुरहानपुर से होगी और झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिले के आदिवासी क्षेत्रों से गुजरेगी। राहुल गांधी उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। इधर बीजेपी ने इस यात्रा पर चुटकी ली है। देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएं तो ज्यादा फायदा रहेगा। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी नेताओं की घबराहट बताया। कैसे देश को जोड़ा जाए, इस थीम को लेकर 7 सितंबर से राहुल जी की पदयात्रा शुरू होगी। देखिए, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया। गुरुवार को यात्रा को लेकर कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें मोर्चा और प्रकोष्ठ से लेकर विधायक और जिला पदाधिकारी तक शामिल होंगे। तो 7 सितंबर वो तारीख है जो कांग्रेस पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्या अहमियत है इसकी, जरा इस बात को डिकोड कर लें। बीते 8 साल में पहली बार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तौर पर पहला देशव्यापी अभियान शुरू कर रही है।
बीते 8 साल में पहली बार राहुल गांधी इतने फॉर्म में नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों से गुजरने वाली है। मतलब यह कि कांग्रेस एक साथ कई राज्यों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ये सिद्ध करना चाहती है कि उसकी मौजूदगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब भी है और मजबूती के साथ है। ये एक तरह का बीजेपी को भी मैसेज है, खासतौर पर दक्षिण भारत को लेकर, जहां बीजेपी की सियासी जमीन बिल्कुल भी मजबूत नहीं मानी जाती। इस यात्रा का एक अहम लक्ष्य यह भी है कि यात्रा के माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर से मोदी के बरक्स राहुल गांधी को विकल्प के तौर पर जनता के सामने पेश करना चाहती है। उनके मौजूदा व्यक्तित्व को वैसा बताना चाहती है कि जैसा एक विपक्ष के कद्दावर दमदार नेता को होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कर पाने में यात्रा कामयाब होगी? क्या कांग्रेस अपनी पुरानी जितनी खामियां रही हैं गुटों को लेकर, उनसे उभरकर वैसी ताकत दिखा पाएगी? यह अहम सवाल रहेगा। मध्य प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। विदिशा में भी हालात बेहद गंभीर हैं। कई इलाके जलमग्न हैं और आज इन हालात को परखने खुद मुख्यमंत्री शिवराज विदिशा के बाढ़ग्रस्त इलाके में बोट से पहुंचे। तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां बोट पर सवार सीएम शिवराज सिंह चौहान को देखकर उन लोगों को राहत मिली जो एक मंजिला घर डूबने के बाद अपने घरों में डटे हैं और पानी उतरने के इंतजार में। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर हालात जाने। इसके पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली और अधिकारियों को पानी उतरते ही राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, मैं विदिशा से ही पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिक्कत और संकट है, लेकिन मैं साथ खड़ा हूँ, सरकार साथ खड़ी है। सीएम शिवराज ने भरोसा दिलाया कि बाढ़ के संकट से सरकार लोगों को पार लगाएगी, साथ ही युद्ध स्तर पर राहत भी पहुंचाई जाएगी। हम संकट के पार जनता को निकाल के ले जाएंगे और युद्ध स्तर पर सारी व्यवस्थाएं बहाल करेंगे और राहत के भी बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। इसके पहले सीएम ने भोपाल में सीएम आवास में बाढ़ और बारिश के बाद बने हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जल स्तर और बांधों की समीक्षा की गई। तो सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ इलाकों में दिक्कत है, समस्या है, लेकिन उतनी तेजी से राहत पहुंचानी है और इसके लिए प्रशासन के साथ साथ प्रदेश के मुखिया भी उतरते दिखाई पड़े हैं और सर्वे फौरन करने के निर्देश हैं। चलिए अब बात कांग्रेस पार्टी की। 2020 में सत्ता से बाहर होने के बाद से कांग्रेस का पूरा फोकस तभी से 23 पर लग गया सरकार बनाने के लिए, और सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस पार्टियां जानती हैं और इसके लिए नए फॉर्मूलों पर काम कर रही हैं, टीमों को मजबूत कर रही हैं। एमपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अपनी सोशल मीडिया टीम को और धारदार बनाने जा रही है। सोशल मीडिया टीम में नियुक्ति के नए और कड़े मापदंड तय किए गए, जिसके मुताबिक फेसबुक पर कम से कम 4000 फॉलोअर्स, ट्विटर पर 200 से ज्यादा, इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर्स और अपने इलाके के 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पर रोजाना 5 से ज्यादा पोस्ट करनी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन का काम संभालने वाले नेताओं की नेतृत्व क्षमता के आकलन की तैयारी में है। और अभी भी जो निष्ठावान लोग हैं उनको महत्व मिलेगा, सोशल मीडिया में भी मिलेगा और बाकी और प्रकोष्ठों में और संगठन जो है उन सब में मिलेगा। वहीं कांग्रेस की इस कवायद का बीजेपी मजाक उड़ा रही है। देखिए, कांग्रेस के जितने भी कैंपेन्स हैं वो धरातल को छोड़कर ट्विटर पर शुरू होते हैं और कमलनाथ जी के ड्राइंग रूम में खत्म हो जाते हैं। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के उलट रहे, जिसमें सोशल मीडिया का भी असर रहा। ऐसे में कांग्रेस इस मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई। तो कहने का मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया को अपना अचूक सियासी हथियार बनाना चाह रही है, लेकिन क्यों ऐसा वो चाहती है, जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। ये बात सबको पता है, सब मानते हैं कि बीजेपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में महारत हासिल हो चुकी है। आज तकरीबन देश के हर हाथ में स्मार्टफोन है, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका यूथ इस्तेमाल करता है, लोग इन पर अच्छी खासी संख्या में। और ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए कुछ ही सेकंड्स में करोड़ों मतदाताओं तक, लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं अलग अलग तरीकों से।
कांग्रेस सोशल मीडिया की ताकत को पहचानती है, समझती है। सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित करने का सशक्त माध्यम है और ऐसे में कांग्रेस सोशल मीडिया टीम को सशक्त करके, मजबूत करके वहां अपनी दमदारी के साथ बात रखना चाहती, क्योंकि वो एक ऐसा माध्यम रहेगा जहां पर वो अपनी बात सत्ता पक्ष के खिलाफ भी बहुत तेजी से, बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा सकती है। एक अहम बात सारे देश के लिहाज से, देश के 10 राज्यों में ISIS और अल कायदा ने स्लीपर सेल्स बना रखे हैं, जिसके जरिए मुस्लिम युवाओं को वीडियो संदेश जारी कर उन्हें जोड़ने का प्रयास और इसमें टेक्निक का वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। NIA को देश में आतंक के एक नए हाईटेक नेटवर्क का पता चला है। NIA के मुताबिक आतंकी संगठन ISIS और अल कायदा ने मिलकर भारत में स्लीपर सेल का जाल बिछा लिया है। इस नेटवर्क से जुड़े लोग अब भी आपस में बात करते हैं। उसके लिए पहले एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं, जिसके बाद बातचीत खत्म होते ही ऐप को मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया जाता है। इसलिए इनको ट्रेस करना बड़ी चुनौती बन चुका है। देश के 10 राज्यों में आतंकी संगठन के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। अब NIA के सामने सबसे बड़ी चुनौती स्लीपर सेल को ध्वस्त करने की है, क्योंकि अब स्लीपर सेल पूरी तरह हाईटेक बन चुके हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के नए नए तरीके खोजे जा चुके हैं। ऐसे में देश में कोई आतंकी वारदात ना हो, वारदात होने से पहले उसका पता चल सके और वक्त रहते आतंकियों की गिरफ्तारी हो, ये NIA के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह खबर वाकई देश को चिंता में डालने के लिए काफी है। हालांकि हमें NIA और बाकी की जांच एजेंसियों की काबिलियत पर कतई संदेह नहीं, वो किसी भी अप्रिय घटना को रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा विश्वास पूरे देश को है। बहरहाल अब वक्त ISIS और अल कायदा की कार्यशैली को डिकोड करने का है। डिकोड करते हैं इसे। ISIS और अल कायदा से जुड़े कुछ लोग देश के बाहर रहकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को बार बार वीडियो मैसेजेस देते हैं। इन वीडियो संदेश के द्वारा देश और समाज के प्रति नफरत का माहौल बनाते हैं। इनसे प्रभावित होकर जो युवा कट्टरपंथी बन जाते हैं, उस राह पर चले जाते हैं, अलग ग्रुप में उनको डाल दिया जाता है। इसके बाद उनका ब्रेन वॉश प्रॉपर करके उनका इस्तेमाल वो अपने आतंक की खेती के लिए करते हैं। बीते दिनों NIA को बिहार में जांच के दौरान गजवाए हिंद नाम से ऐसे कई सोशल मीडिया चैट ग्रुप्स मिले, जिनका इस्तेमाल युवाओं को जोड़ने के लिए, बरगलाने के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। जाहिर तौर पर यह बात NIA के साथ साथ देश के लिए भी चिंता की है और इसमें इतना कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास हरकत के तौर पर दिखे, फौरन इसकी खबर एजेंसीज को, पुलिस को हम दें। यह अपना नागरिक कर्तव्य हम निभा सकते हैं। आज के लिए न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी रात को 8:55 पर। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।